हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो हियर इट इज़। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? देखो, एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, बच्चे से लेकर ओल्ड मैन तक, वी ऑल आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कंजम्पशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंजम्पशन उनमें से एक है। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी कंज्यूमर्स हैं, है ना। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम, कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ ही कंज्यूम करते हैं, है ना। कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। हम क्यों क्यों कंज्यूम करते हैं? ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। प्रोडक्शन इज़ द अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम में से कई लोग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। हम प्रोडक्शन करते हैं। फॉर प्रोडक्शन क्यों की जाती है? टू जनरेट द इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। एंड मैनी ऑफ अस आर सेवर्स। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग सेवर्स हैं। हम में से बहुत से लोग नहीं, हम सभी सेवर हैं। हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं और कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। कभी हम उसमें से बॉन्ड ले लेते हैं या शेयर बाय कर लेते हैं। ये क्यों खरीदते हैं हम? ताकि हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। दस वी आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सेवर। हम कंज्यूमर्स भी हैं, हम प्रोड्यूसर्स भी हैं, सेवर्स भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं। देन वी आर ऑल एंगेज्ड इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेविंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? Now the question arises, what are non-economic activities? So non-economic activities वो economic activities हैं जो हम इनकम को जनरेट करने के पर्पज़ से नहीं करते। डन। जैसे आप एक कोचिंग सेंटर रन करते हो, है ना, तो आप उसमें क्या करते हो? आप वहाँ से इनकम जनरेट करते हो। डन। एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ा रहे हो, तो अभी आप यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करनी है, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कुछ करते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। डन। क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। This one, economics is essentially the study of economic problems that we must confront owing the fact that our means are scarce. अब हमारी means तो scarce हैं। means scarce means कि हमारे पास resources तो बहुत कम हैं और हमारी wants बहुत ज़्यादा हैं। Done. तो हम क्या करते हैं? हम उन scarce resources का यूज़ करके ज़्यादा satisfaction लेना चाहते हैं और हमारे रिसोर्सेज स्केर्स होने की वजह से वहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम इन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करें। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। So let's move to next slide. What is statistic? स्टैटिस्टिक क्या है? द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉन एज स्टैटिस्टिक। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मीन्स कि जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटी में मेजर करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक को हम दो सेंस में समझेंगे।
One is in plural sense and second is in a singular sense. What is statistic in a plural sense? A plural sense में statistic क्या है? In a plural sense, statistic refers to information in terms of number or numerical data such as population statistic, employment statistics. ये सभी उस statistic का part हैं. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को नंबर में या डाटा में कलेक्ट करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. लेकिन वन थिंग रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक नहीं है. अब कैसे वो स्टैटिस्टिक नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मेरी पॉकेट में या आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ है, क्या ये स्टैटिस्टिक है? इसमें ना हमने किसी चीज़ का कंपैरिजन किया है, ना हमने कोई एवरेज निकाला है. मैंने जैसे पहले ही बोला कि सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होना स्टैटिस्टिक नहीं है. डन. राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इन इज़ नॉट स्टैटिस्टिक. अगर उसको एक पॉकेट मनी मिलती है तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि ना हमने यहाँ पर एग्रीगेट किया, ना एवरेज निकाला. ठीक है, ना हमने किसी चीज़ से कंपैरिजन किया, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है. वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 100 per month, or there are 80 students in class 11 compared to just 8 in class 12th of our school are statistic. यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे दोनों डाटा का कंपैरिजन हो गया. ठीक है, हमने यहाँ पर एवरेज निकाली, एवरेज पॉकेट अलाउंस निकाला. ठीक है, और अगले पार्ट में हमने इनका कंपैरिजन कर दिया, तो ये एक स्टैटिस्टिक का पार्ट है. Always bear in mind only the average or aggregate data that relate to some inquiry or some phenomena are to be taken as statistic. किसी इंक्वायरी का पार्ट होना, ठीक है, और जब हम किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं या एग्रीगेट निकालते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. सिर्फ नंबर्स का हमारे पास होना कि उसकी पॉकेट में उतने पैसे हैं या उसको इतनी पॉकेट मनी मिलती है, उसको स्टैटिस्टिक नहीं बोला जाता. सो डाटा विच आर नॉन स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक नहीं है. अ काउ हैज़ 4 legs, ये स्टैटिस्टिक नहीं है. काउ की 4 legs हैं, ठीक है, ना कोई कंपेयर हुआ, ना कोई एवरेज निकाली, तो ये स्टैटिस्टिक का पार्ट नहीं है. डन. एवरेज, अब दिस साइड, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर्ड टू 5 feet. यहाँ पर कंपैरिजन हो गया तो इट्स अ स्टैटिस्टिक. राम है, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं. बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर्ड, कंपैरिजन हो गया यूएसए के साथ, तो इट्स अ स्टैटिस्टिक. अ यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर. कोई एवरेज नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, तो ये डाटा स्टैटिस्टिक नहीं है. ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज़ वॉन 60 10 मैचेस इन क्रिकेट and lost 50. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर. फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा. Okay, the first feature is aggregate of facts. Aggregate of facts. A single number does not constitute statistic. देखो, किसी भी, जैसे हमने बोला, किसी भी सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते. डन. उसके लिए उसका एग्रीगेट होना ज़रूरी है ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है, एवरेज निकाल सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि 1000 स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज में, क्या ये स्टैटिस्टिक है?
नहीं, ये स्टैटिस्टिक नहीं है। हाँ, अगर हम कहें कि आर्ट फैकल्टी में 300 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में 400 और 300 इन साइंस फैकल्टी, देन वी कैन से वी विल से इट्स अ स्टैटिस्टिक डेटा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह सकती वो अमीर है, वो गरीब है, वो स्मॉल है, वो बिग है, इसको स्टैटिस्टिक नहीं बोला जाएगा। नंबर्स का होना ज़रूरी है। जो स्टैटिस्टिक है वो एक सिंगल फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। सिंगल फैक्टर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। लाइक अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है या कम हो गया है, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि 30% राइज हो गया है प्राइस में, इसके पीछे कारण क्या क्या है? मे बी सप्लाई कम हो रही है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गई है, और वेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं, टैक्सेस राइज हो गए हैं, तो ये सब इसके कारण हैं, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। रीजनेबल एक्यूरेसी मीन्स कि जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेट मीन्स कि उसका रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उसकी नेचर क्या है, साइज़ क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, तो मतलब उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हुए। ओके, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, तो उनका आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब रिलेशन, अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उन डाटा का आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन मीन्स कि जैसे अगर आप बोलें कि वो कंपेरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप एक पर्सन की हाइट कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की एज कलेक्ट कर रहे हैं। अगर एवरेज निकालना है तो उसकी और उस दोनों की हाइट चाहिए होगी, या दोनों की एज चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक की एज और एक की हाइट लेकर आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं। डन, उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन होना ज़रूरी है ताकि कंपैरिजन ईजिली हो सके। प्री डिटरमाइंड पर्पस, अगर आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। मीन्स कि जैसे आप फार्मर्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो वो डाटा। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर हुए, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हुई, दैट्स इट, ठीक है। उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस किस बात का होना चाहिए कि लाइक आप उनकी इकोनॉमिक, यू कैन से पोजीशन जानना चाहते हो, या उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, या किस किस पर्पस से उस डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हो। हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, और स्टैटिस्टिक को अगर हम एक सिंगुलर नाउन के उस तौर पर समझें तो ये क्या है? तो स्टैटिस्टिक एक साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक है। साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मीन्स कि जैसे हम यू कैन से साइंस में कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, है ना, टेक्निक्स मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्टैट्स में कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। वो मेथड कौन से हैं? पहले हम उसकी कलेक्शन करते हैं डाटा की, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स कि उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको ग्राफ की फॉर्म में या टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर हम उसकी किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक को एक साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला गया है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन। सो शॉर्ट फॉर्म इज, आप इसको याद कर सकते हो, कोपाए, कोपाए, COPAE,
OPAI. This is for collection of data, organization, presentation, analysis, and then let's move to next page. Okay. नाउ स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी. अब स्टैट को स्टडी करने की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? एज आई टोल्ड यू, कोपाई, द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा, देन सेकंड ऑर्गेनाइज करेंगे, थर्ड वन आप उसको प्रेजेंट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, द फोर्थ वन इज आप उसकी परसेंटेज, उसकी एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज कि आप उसको इंटरप्रेट करेंगे. इंटरप्रेट का मतलब आप किसी सर्टेन कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हाँ, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसको लास्ट में मतलब क्या कंक्लूजन निकला इसका. डन. सो नेक्स्ट पेज अगेन, the collection of data, organization of data, presentation of data, analysis, and then interpretation. ओके तो कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं स्टैट्स में? कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं? ईच स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स. एज आई टोल्ड यू कि जैसे साइंस में कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स लगती हैं, तो ऐसे ही स्टैट में भी कुछ मेथड और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं? पहले हम स्टेज वन है कलेक्शन ऑफ डाटा. हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, या तो हम उसको सेंसस या सैम्पल टेक्निक यूज़ करेंगे. अच्छा, कौन कौन सी मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स मीन्स कि हम कौन से मेथड से उसको कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, है ना. तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? तो सेंसस मेथड है कि जब आप क्लास में सब बच्चों के मीन्स डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे कि हर बच्चे का, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसस मेथड. ओके, या सेंसस टेक्निक्स मतलब हर बच्चे का, ठीक है. एंड सैम्पल टेक्निक यू कैन से कि आपने कोई 10 बच्चे रेंडमली उठा लिए और उन 10 बच्चों से आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया और आपको पता चल गया, ठीक है. ये है सैम्पल टेक्निक. नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स कि आप डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो. आप टेलीबार की फॉर्म में करते हो, एरे ऑफ डाटा करते हो. द थर्ड वन इज़ प्रेजेंटेशन. टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो. एनालिसिस मीन्स कि आप उसकी परसेंटेज निकालते हो, एवरेज निकालते हो, को रिलेशन, रिग्रेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स कि आप जो आपने परसेंटेज, एवरेज जो भी निकाला है, उससे आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हो, ठीक है. इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि स्टैटिस्टिक का स्कोप क्या है. एक तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक मीन्स हमें नेचर पता चलती है कि स्टैट क्या है, ठीक है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक कि इससे हम किस किस चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. Nature of statistic. The basic question is whether statistic is science or an art. Statistic science है या art है? तो statistic science भी है as well as art भी है. Science क्यों है? जैसे science में हम क्या करते हैं कि एक किसी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ को कलेक्ट करते हैं. ऐसे ही हम स्टैट में न्यूमेरिकल डाटा को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. देन इट्स एन आर्ट. ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम डाटा की फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है.
बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जान सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, ये हम सारा इस चीज़ में सीखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ साइंस नहीं है या सिर्फ आर्ट नहीं है, स्टैटिस्टिक आर्ट एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मीन्स, डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने इसको कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, सब करने के बाद मैंने बोला कि हाँ एवरेज स्कोर जो है इस क्लास का वो 85 है। डन, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डन, दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मीन्स कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है उससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या प्रिडिक्शन की। मीन्स कि मैंने ये प्रिडिक्शन की कि अगर एवरेज 85 मार्क्स हैं तो इस बार रिज़ल्ट जो है मतलब अच्छा आएगा, ठीक है, नेक्स्ट की प्रिडिक्शन की। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में ये डिफरेंस है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, चलो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड। अब हम कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एनालिसिस करने के लिए डाटा को कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो हम मेथड यूज़ करते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के जो पार्ट हैं, एवरेज मीन निकालते थे ना हम, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। डन, ये सारे मेथड्स हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस डाटा के करने के। अगर एक एग्जांपल देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज़ यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट। जब आपने सिर्फ एवरेज हाइट का एस्टिमेशन करना है तब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का यूज़ करेंगे। डन, एंड सेकेंड वन इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मीन्स कि हम जब किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन। हमको मतलब जो भी हमें सैंपल मिला है, जो भी हमने एवरेज निकाली है, उससे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, कि क्या चांसेस हैं आगे। तो हेयर इज़ वन एग्जांपल कि अगर क्लास टीचर एस्टिमेट करती है एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ average weight of only a sample of student of the class, he is using inferential statistic। तो वो क्या यूज़ कर रही है, inferential statistic। तो वो क्या कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पर पहुंचेगी सैंपल कलेक्ट करने के बाद, उसको हम कहते हैं कि क्या रिजल्ट आने के चांसेस हैं हमारे, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। द फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही स्टडी करता है। इसे फ्रेंडशिप से, ऑनेस्टी से, विजडम से, हेल्थ से, पैट्रियटिज्म से, जस्टिस से कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये सिर्फ एग्रीगेट्स और एवरेज की ही स्टडी करता है, ठीक है, इसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। लाइक अगर एक एग्जांपल लें कि अगर एक टीचर 50,000 पर मंथ अर्न करती है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं स्टैटिस्टिक का। डन, लेकिन उस टीचर के लिए तो है जो 50,000 अर्न करता है, तो ये उस चीज़ को स्टडी ही नहीं करता, ये सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स और एग्रीगेट और एवरेज ही को ही कंसीडर करता है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, होमोजेनिटी ऑफ डाटा मीन्स कि दोनों थिंग्स का होमोजीनियस होना ज़रूरी है। डन, अगर मैं एक तरफ बोलूँ कि प्रोडक्शन ऑफ
ग्रेन बढ़ रही है और दूसरी तरफ मैं बोलूँ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ बढ़ रही है, तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। क्यों लिंक नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ जो ग्रेन है उसको हम टन्स में कंसीडर करते हैं, मेजर करते हैं, और जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है उसको हम किस में कंपेयर करते हैं? उसको हम मीटर में कंपेयर करते हैं। तो होमोजीनियस होना डाटा का बहुत ज़रूरी है, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसके रिजल्ट्स तभी तक ट्रू हैं जब तक हम एवरेज निकालते हैं। अगर हम ये बोलें कि एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री इज 50,000, ठीक है, तो ऐसे तो ये सही है, एवरेज निकाल रहे हैं तो सही है कि 50,000 है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हर पर्सन की इनकम 50,000 है। सिर्फ एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स है। डन। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट, तो आपने, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ रिजल्ट देख के कुछ भी जज नहीं करना है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्लॉथ इंडस्ट्री है, ये पहले साल 1000 अर्न करते थे, फिर ये 2000 प्रॉफिट अर्न किया, फिर इसने 3000 जो है प्रॉफिट अर्न किया। डन। ये क्लॉथ की इंडस्ट्री का है। और दूसरी साइड अगर हम एक पेपर इंडस्ट्री की बात करें, तो पेपर इंडस्ट्री पहले साल 3000 प्रॉफिट अर्न करती है, फिर ये 2000 अर्न करती है, फिर ये 1000 अर्न करती है प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, ये बना, कितना बना ये 6000, और ये कितना बना, ये भी 6000। एवरेज अगर निकाला तो एवरेज दोनों का निकला 2000। एवरेज कितना निकला 2000। तो दोनों इंडस्ट्रीज़ का जो एवरेज निकला है वो 2000 निकला है। लेकिन आपने ये देखा कि क्लॉथ इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो राइज हो रहा है कंपैरेटिवली पेपर इंडस्ट्री से। यानी क्लॉथ इंडस्ट्री तो प्रोग्रेस कर रही है और पेपर इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन में जा रही है, डिक्लाइन में जा रही है। कंक्लूजन आप कैसे निकाल सकते हो इस चीज़ का? तो इसका मतलब ये है कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूवन टू बी रॉन्ग। अगर आप कोई रेफरेंस नहीं लेते हो तो इनके रिजल्ट रॉन्ग प्रूव किए जा सकते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएंगे। आपने ये भी तो बताना है कि वो इंडस्ट्री राइज कर रही है, वो इंडस्ट्री, हम तो सिर्फ एवरेज को लेकर चलते हैं, दैट्स इट। तो क्या रिजल्ट रॉन्ग नहीं आएंगे? डन। Functions and importance of statistics in economics. Quantitative expression of economic problems means कि हम किसी भी जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। लाइक जैसे हम ये कह सकते हैं कि 20% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, 20% जो है वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। डन। सेकेंड वन इज इंटरसेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। सिर्फ हम डेटा में ही इस चीज़ को या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में ही नहीं लिखते हैं, हम इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन क्या कर सकते हैं कि जैसे अर्बन एरिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम कह सकते हैं रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, या रूरल में कम है। मतलब हम इनसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। वर्किंग आउट कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया या जो भी रिज़ल्ट हमें मिला, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है इसका कॉज क्या है।
ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, ठीक है, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा, एक कंक्लूजन आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसको डायग्नोज किया जा सकता है, हम उसके लिए रेमेडी निकाल सकते हैं कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, अब हम जब हमारे पास ये सब होगा, हम इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड में। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मीन्स, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जब ये सारे मॉडल्स बनाए या जो भी किया, इससे हम एक कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि इन केस प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड जो है कम हो गई है, तो हम फ्यूचर में ध्यान कर सकते हैं, या यू कैन से कि पैटर्न देख सकते हैं प्राइस लेवल का इन फ्यूचर में, कि आने वाले टाइम में जो प्राइस हैं वो और कितने बढ़ सकते हैं, या क्या, इस टाइप की प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसको स्टडी करके। अच्छा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इकॉनमी में आगे भी हम पढ़ेंगे कि जब बैलेंस बनाया जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, कि प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज ला सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इन इकोनॉमिक्स। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो के साथ।